नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज 26 नवंबर 2025 और आज का दिन मेरी मां के महाप्रयाण का दिन है। पिछले वर्ष आज ही के दिन हम उनसे बिछुड़ गए थे। ये अवश्य है कि वे भौतिक रूप से हमसे बिछड़ी, फिजिकल रूप से हमसे बिछड़ी, मगर वे हमारे दिलों में आज भी हैं और आज भी हम उनको हर पल, हर क्षण अपना कार्य करते हुए याद करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड मैंने रखा था, ये वो था कि मैं अपनी मां के विषय में कुछ बात करना चाहता था। कहते हैं जब दिल में बहुत दुख होना तो उसे शब्दों में व्यक्त कर देना चाहिए। उससे आपका दुख हल्का होता है और आप एक संतोष महसूस करते हैं। मित्रों, मेरा जन्म भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा की राजधानी। माता पिता पहले उड़ीसा में थे। जिस समय भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हुए, उड़ीसा में शिफ्ट हुए। और जब मैं 6 माह का था तब मेरी माँ ने और मेरे पिता ने ये डिसाइड किया कि हम जबलपुर माइग्रेट हो जाते हैं। जो भी कारण रहा हो, वे जबलपुर मध्य प्रदेश आ गए। फिर मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ जबलपुर में हुआ। मित्रों, मैं ये कहूं कि मेरी मां विलक्षण थी तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबकी मां विलक्षण होती है। मैं ये कहूं कि मेरी मां अद्भुत प्रतिभाशाली थी तो अनेकों माएं अद्भुत प्रतिभाशाली हैं। मगर मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि 63 साल मैं उनके साए में रहा। 63 साल वे मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलती रहीं और मैं उनके साथ चलता रहा। हम माँ बेटे के संबंध कैसे थे, हम माँ बेटे किस तरह से हमने जीवन को फेस किया, आज का मेन टॉपिक ये है। मित्रों, ये बात है 1965 की। 61 मेरा जन्म हुआ। 6 माह के भीतर मैं जबलपुर ले आया गया। 1962 से जबलपुर में हैं हम लोग। पिताजी अच्छा कमाते थे, पर जैसे जैसे परिवार बढ़ता चला गया, हम 5 भाई बहन हो गए। माता पिता मिलाकर 7 हो गए। दादा दादी हमारे साथ थे 9 और हमारी बुआ 10 लोग थे हम। माँ का बहुत चाव था कि मैं अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाऊं और माँ ने मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया। क्राइस्ट चर्च बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर का मैं छात्र रहा। माँ गर्व से आती थी स्कूल में मेरी फीस जमा करने या मुझे देखने आती थी स्कूल में मैं कैसा पढ़ाई करता हूं, और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि मेरा बेटा साहब है। अच्छी पढ़ाई चल रही थी, पर जैसे जैसे मेरे भाई बहन आने लग गए तो फिर खर्चे बढ़ने लग गए। उस वक्त 1965 में क्राइस्ट चर्च की फीस हुआ करती थी 100 रुपया, और 100 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे उस स्कूल से निकालना पड़ा, और चूंकि मिड सेशन था, कहीं एडमिशन मिला नहीं, तो मुझे एक छोटे से स्कूल जिसका नाम था पीली कोठी, उसमें भर्ती कराया गया। अब साहब, ये राजा और रंक वाली कहानी है। कहाँ तो मैं साहब था क्राइस्ट चर्च बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में, कलफ किए हुए कपड़े पहनता था, खाकी रंग की पैंट शर्ट, टाई लगा के जाता था। जूते पे ऐसी पॉलिश करनी पड़ती थी कि उस पर अपना चेहरा देख लें। रुमाल किस तरह से तह किया हुआ है आपने, टीचर चेक करती थी।
और उसके बाद जिस स्कूल में मेरा हुआ पीली कोठी में, उसकी फीस थी 25 पैसे, और उसमें टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना पड़ता था। स्कूल आने के बाद पहले झाड़ू लगाना पड़ता था, टाट पट्टी बिछानी पड़ती थी, फिर खुड्डी धोनी पड़ती थी। लैट्रिन को उस समय खुड्डी बोलते थे। खुड्डी धोनी पड़ती थी और तब पढ़ाई होती थी। जब मेरी माँ आती थी फीस देने तो बहुत रोती थी कि मेरा बेटे के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं अपने बेटे को साहब बनाना चाहती थी, मैं अपने बेटे को साहब के रूप में देखना चाहती थी, मगर मेरा बेटा आज नौकरों से ही बदतर पोजीशन पे है। ये उनका अपने बेटे के प्रति सोच थी। मगर जो पीली कोठी स्कूल था, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से अधिक अच्छा था। वे किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से अधिक प्रतिभाशाली था, जिसने ऐसे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। एनीवे, स्कूल की बात फिर कभी करेंगे, पर वो बहुत अच्छा स्कूल था। चूंकि मैं सबसे बड़ा था तो माता का हमेशा से बड़े बेटे के साथ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा होता है। जिंदगी निकलती रही, मैं पढ़ता रहा, छोटे भाई बहनों को देखता था। पिताजी हमारे बाहर काम करते थे, कभी बिरसिंहपुर पाली में काम करते थे तो कभी कटनी के कटाया घाट में काम करते थे। जहां रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता था वहां जाते थे। हद दर्जे के ईमानदार, हद दर्जे के शरीफ और बच्चों की कदर करने वाले। इस बात को मैं ठोक के कह सकता हूं कि पेरेंटिंग किसको कहते हैं ये हम उनसे सीख सकते थे। हम बच्चों को कभी भी उन्होंने मारा नहीं, मारना तो दूर, डांटा नहीं। हां, मां से हम पिटते थे। मां अतिरेक में हमें मारती थी, गुस्से मारती थी और फिर रोती थी। मार मार के जब उनके हाथ दुख जाते थे तो वो रोया करती थी और बहुत रोती थी। मगर ठीक है, मां की मार नहीं होती, सीख होती है। पिताजी जब वापस आया करते थे अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, महीनों बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, तो मां का सबसे पहला काम होता था कि हमारी शिकायतें लगाना कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सबको मारता है। मुझे घर में स्वीटी बोलते हैं, तो स्वीटी ने सबको मारा, स्वीटी ने सबको पिटाई किया, किसी की सुनता नहीं है, किसी करता नहीं है। मेरे अग्रज रघुवीर माखीजा जी, परम आदरणीय मेरे ताया जी मुझे देख रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों पे अपना शीश झुकाता हूं। मैं बहुत भावुक हूं और हमेशा से उनका प्यार मुझे मिलता रहा है। मेरी भाभी अर्चना जोशी देख रही हैं। जिंदगी का सफर चलता रहा और मैं धीरे धीरे समझदार होता रहा। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने पीली कोठी में की। पीली कोठी, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि जबलपुर का सबसे बेहतरीन स्कूल में मैं उसको मानता हूं। ठीक है, उसमें नीचे बैठना पड़ता था। उसकी फीस 25 पैसे थी। उसकी कोई ड्रेस नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था। मगर उस स्कूल ने जो मुझे संस्कार दिए वे आज भी मेरे साथ हैं। उस स्कूल में मुझे सुबह सुबह गाना पड़ता था सबके साथ, सावधान छोटे हाथ सावधान, सावधान छोटे हाथ सावधान, स्वर्ग से वो देखता है कि ये छोटे हाथ क्या करते रहते हैं। सभी अंगों को बोलकर इस तरह से हम गाते थे, सावधान छोटे पांव, सावधान छोटी आंख, सावधान छोटा नाक, सावधान छोटा मुंह। इस तरह से हम गाना गाते। उस समय हम ये भजन गाया करते थे। बहुत विलक्षण स्कूल था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, खर्चे बढ़ने लगे। पिताजी तब 350 रुपए तनख्वाह लेते थे। बहुत कठिनाई में घर चलता था, पर कभी भी हम भूखे नहीं सोए।
एक बात मैं हमेशा बताऊंगा कि हम कभी भूखे नहीं सोए। कहीं से भी इंतजाम हुआ पैसे का, दोपहर को आटा है, रात को आटा नहीं है, मगर उसका इंतजाम हुआ, क्योंकि हमारे पिताजी ने इतना सबसे बना के रखा था। हमारे पापा जी के सबसे टर्म्स इतने अच्छे थे कि किसी से भी कोई भी मदद मांगो, सहायता मांगो, तो वो कभी भी नहीं करता था। हमें याद है कि हमारे घर के सामने एक सरदार जी की साइकिल की दुकान थी, नाम था उनका मेहर सिंह। उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। वे हमारे संकट मोचक हुआ करते थे। किसी भी दिन जब पैसे नहीं होते थे ना, तो माँ मेरे से बोलती थी कि बेटा जाओ जरा मेहर सिंह अंकल से बोलो कि 2 रुपए दे दें। और हम छोटे थे, अकल नहीं थी कि भाई आदमी दुकान खोलता है तो एकदम से नहीं जाना चाहिए, वो बोहनी करता है, नहीं करता है, बोहनी करने के बाद जाना चाहिए। मगर हम सुबह उसके दुकान की तरफ टकटकी लगाए देखते थे। जैसे ही दुकान खुली साहब, और मैं पहुंच गया कि मम्मी ने 2 रुपए मंगाए हैं, तो वो गुस्से में देखते थे मेरे को कि साला दुकान खुली नहीं, वो भिखारी आ गए। मगर बोलते कुछ नहीं थे। थोड़ी देर मेरे को हिकारत भरी नजरों से देखते थे। थोड़ी देर मैं खड़ा रहता था और फिर 2 रुपए निकाल के देते थे। 2 रुपए मतलब आज के 20,000 रुपए के बराबर। 2 रुपए निकाल के देते थे। वो 2 रुपए हम लेके आते थे और उसका राशन लेके आना, उसका आटा लेके आना, जो भी करना। और जब पापा जी आते थे हमारे, तो सबसे पहले वो 2 रुपए हम वापस करते थे। ऐसे 2-2 रुपए तो कई हुआ करते थे। कभी आज 2 रुपए ले लिए, कभी कल ले लिए, कभी 15 दिन बाद ले लिए, कभी 20 दिन बाद ले लिए। वो अपने पुट्ठे पे लिख लिया करते थे। उस समय पुट्ठा चलता था, पुट्ठे पे लिख लिया करते थे कि सरदार अमरजीत सिंह के बेटे को 2 रुपए दिए, 4 रुपए दिए, वो मिलाकर 10 रुपए हो गए। पिताजी आते थे, सबसे पहले आकर तनख्वाह लाते थे। उसमें से जो भी 10 रुपया, 15 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया जो भी उधार होता था, वो उनको वापस करते थे। इससे मेरे में आदत पड़ी कि जिंदगी में किसी से भी कुछ भी लो, चाहे पैसा लो, चाहे किताब लो, चाहे पेन लो, चाहे कपड़े लो, चाहे कुछ भी लो, उसे समय से लौटाओ। ये मैं देखा करता था। एनीवे, संघर्ष था, मगर हमारे पिताजी ने कभी भी गलत काम नहीं किया, जिंदगी में गलत काम नहीं किया। वे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर तो हम बोलते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे। सीमेंट की बोरियां खुद अपने हाथ से उतरवाते थे। और हमारा जो घर था वो एक जगह जगह से खुदा हुआ था, जगह जगह से पपड़ी निकली हुई थी, मगर मजाल है कि वे कभी आधा गिलास भी सीमेंट ले आए और उससे अपना घर बनवा लें। इसने मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। संघर्ष चलता रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से 11वीं पास की और फर्स्ट डिवीजन पास की। मेरी मां की बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा 11वीं के बाद नहीं पढ़ पाएगा, पर यदि 11वीं ये पास कर लेता है तो मैं गंगा नहाऊंगी। ये मेरी मां बोला करती थी कि मेरा बेटा यदि 11वीं पास कर लेता है तो मैं गंगा नहाऊंगी। और मैंने 11वीं पास की फर्स्ट डिवीजन से। उसके बाद यह पक्का था कि अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, ना कॉलेज जा पाऊंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा आप थोड़ा सा मेरा हाथ बटाओ। तो एक कपड़े की दुकान थी, उनको भी ईश्वर वाहिगुरु जी अपने चरणों में स्थान दें और उनके पूरे परिवार को खूब खुशहाल रखें। सरदार महेंद्र सिंह तलूजा की दुकान थी, तलूजा क्लॉथ हाउस। उसमें मैं सेल्समैन हो गया। मां कहती थी कि बेटा जो भी काम करना बहुत ईमानदारी से और अपने बॉस को पूरा काम करके देना। सुबह 10:30 बजे दुकान खुला करती थी। उसके पहले समय पर मां मेरे को खाना खिला देती थी और मैं समय पर दुकान पहुंच जाया करता था। मेरी मां घड़ी की सुइयां देख के काम करती थी, समय से चलती थी, 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट उधर नहीं। इसकी मेरे पे इतनी छाप पड़ी
कि मैं आज भी समय पर ही चलता हूं। मुझे जो व्यक्ति समय पर नहीं चलते, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं उनसे कई बार नाराज हो जाता हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पत्नी मेरे साथ समय पर साथ देती है और वह समय पर मुझसे ज्यादा पाबंद है, ये मैं फख्र से कह सकता हूं। दुकान समय पे पहुंचता था, पूरा दिन दुकान पे निकलता था, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे दुकान बंद होती थी, वापस घर आता था, माँ खाना बना के देती थी। बहुत पास में दुकान थी, मुश्किल से 350-400 मीटर होगी। मगर माँ ने हमेशा ये कहा, बेटा मेहनत करो और देखो बेटा यदि तुम पढ़ सको थोड़ा सा और। पिताजी नहीं थे फेवर में, पिताजी कहते थे बेटा कि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि बेटा जल्दी से जल्दी किसी ना किसी काम में लगे जिससे कि मैं उनका हाथ बटा सकूं। मगर बड़ी बड़ी इच्छा थी पढ़ने की। मैंने माँ को बोला, माँ मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। मैंने अपने मालिक से बोला, कपड़े वालों से, कि मेरी फीस 150 रुपया लगेगी साइंस कॉलेज में। यदि मुझे 150 रुपये इकट्ठे मिल जाएं तो मैं फीस दे दूं और एडमिशन ले लूं। आप मेरे 10-10, 20-20, 25-25 रुपये जैसा भी काटना हो आप काट के मुझे जितनी सैलरी बनती होती दे देना। पहले तो खैर ना नुकर हुई, कौन देता है साहब 150 रुपये इकट्ठे? जिसकी सैलरी 100 रुपया है उसको 1.5 महीने की सैलरी कौन देगा? आज हमसे कोई मांगे, कोई नया लड़का ज्वाइन करे, मेरे यहाँ पर 50,000 रुपये में एक व्यक्ति ज्वाइन किया है, यदि कल वो मांगे कि साहब मुझे 75,000 रुपये चाहिए, तो क्या मैं दूंगा? मगर ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हुए हैं जो भगवान के रूप में पूजे जाने चाहिए। पहले तो उन्होंने कुछ ना नुकर की, डेफिनेटली करेंगे, मगर फिर एक दिन उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए। और वो दिन साइंस कॉलेज में एडमिशन का आखिरी दिन था। मुझे याद है, मैं दौड़ता भागता हुआ पहुंचा था, शाम के 3:30 बज रहे थे। तिवारी जी एक थे वहां पर, उनका चेहरा याद आ रहा है, उनकी कद काठी याद आ रही है। तिवारी जी काउंटर पे बैठे थे और काउंटर बंद होने वाला था या बंद हो चुका था। मैं पहुंचा, साइंस कॉलेज में एडमिशन वैसे भी नहीं मिलता था। जबलपुर साइंस कॉलेज में, जो इट वाज द रॉबर्टसन कॉलेज, अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज। मैं दौड़ता भागता पहुंचा, मैंने तिवारी जी के हाथ जोड़े कि तिवारी जी मुझे एडमिशन के लिए पैसे भरने हैं। अरे क्या है, तुम इतनी लेट आए हो, अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चलिए यहां से। क्योंकि वैसे भी उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि बिल्कुल टाइम पे बंद कर दीजिए, जितने लड़के कम लिए जाएं उतने अच्छे हैं, क्योंकि सीट कम थी। बहुत अनुनय विनय की, नहीं माने। मैंने कहा तिवारी जी मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूं, मैंने उनसे उधार पैसे लिए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे को टाइमली पैसे नहीं मिले, इसलिए मैं समय पे नहीं आ पाया। मेरी यदि आपने फीस जमा नहीं की तो मैं सच में बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगा और शायद मेरे जीवन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। न जाने तिवारी जी के मन में क्या आया। रजिस्टर खोला, कंप्यूटर तो होते नहीं थे, रजिस्टर खोला, मेरे हाथ से 150 रुपये लिए। 147 रुपये फीस थी, वो रसीद आज भी मेरे पास पड़ी है। 147 रुपये फीस थी, वो फीस उन्होंने लेकर 3 रुपये मुझे वापस किए। तो 3 रुपये जब मुझे मिले तो मेरे को लगा ये मेरे 1 हफ्ते की कमाई, 1 हफ्ते का राशन निकाल लेगा। खैर एडमिशन हो गया। उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, किस तरह से कॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस में जाना पड़ता है, नहीं तो आपके अटेंडेंस के कारण आप प्रैक्टिकल में और फाइनल में बैठ नहीं सकते हैं एग्जाम में। मगर क्या कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और मैंने पूरी पढ़ाई की। बीएससी की पढ़ाई में मैंने फिर से फर्स्ट डिवीजन पाया और मैंने बीएससी किया। साथ में कपड़े की दुकान पे काम करता रहा, तलुजा क्लॉथ हाउस वालों के यहाँ काम करता रहा। उन्होंने मेरे लिए मेरा टैलेंट देखकर उन्होंने ग्रेसिम की ग्रेवियरा शूटिंग आती थी उस समय, नया नया ग्वालियर शूटिंग वालों की नई एक डिवीजन आया था,
जिसका नाम था ग्रेवियरा शूटिंग, उसका शोरूम लिया, उसकी डीलरशिप ली, और वो डीलरशिप लेके वो शोरूम उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया। और मैं उस समय बहुत ही जिम्मेदारी से उस पूरे शोरूम को संभालने लग गया। बीएससी कर लिया। बीएससी करने के बाद मुझे अपने आप पे बड़ा फख्र हुआ कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। मुझे बड़ा फख्र हुआ। खैर, साथ साथ मैं कंपनी को ट्राई करता रहा कहीं पर, और अचानक मेरा एक गवर्नमेंट कंपनी से कॉल आ गया। मुझे याद है आज भी कि जब मैंने वो एप्लीकेशन डाली थी तो मेरी माताजी ने कहा था कि बेटा पता नहीं कॉल आती है कि नहीं आती है, हमारा इतना भाग्य कहाँ है कि सरकारी कंपनी से तेरे को कॉल आएगी, पर डाल दे बेटा, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अपनी माँ से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिताजी बाहर रहते थे, बाहर काम करते थे, तो माँ ने कहा एप्लीकेशन डाल दे बेटा, देखेंगे, हमारा भाग्य तो है नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी से कॉल आएगी। मुझे याद है 3 अगस्त 1982 मुझे गवर्नमेंट कंपनी से अपॉइंटमेंट की कॉल आ गई। इसके पहले इंटरव्यू हुआ था, अपॉइंटमेंट की कॉल आ गई कि मुझे 9 अगस्त 1982 को ज्वाइन करना है। नागपुर हेडक्वार्टर मिला। जिस दिन मैं चला हूं जबलपुर से 8 अगस्त 1982 को, उस दिन मेरी मां बहुत रोई है, बहुत रोई। बस की खिड़की पकड़ पकड़ के रोई है कि मेरा बेटा आज तक बाहर नहीं गया था, आज बाहर जा रहा है। छोटे भाई बहनों को देखता था, अब उनको कौन देखेगा। पिताजी बाहर काम करते हैं, इसका बड़ा सहारा था मुझे, मगर ये बाहर जा रहा है, अब मैं इसके बिना कैसे काम करूंगी, कैसे रहूंगी। पर एक तरफ उनके मन में यह था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये उनको फख्र था कि मेरा बेटा पहली ही बार में सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं एक गवर्नमेंट कंपनी थी, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी दवाई की, उसमें मैं एम्प्लॉयड हो गया। नागपुर चला गया, नागपुर जाके ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी कूली वाली पिक्चर में। एनीवे, न जाने क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने नियम बदले या उस कंपनी ने डिसीजन लिया और मुझे ट्रांसफर कर दिया उन्होंने जबलपुर। उन्होंने कहा कि आपको हम जबलपुर पोस्टिंग देते हैं, आप जबलपुर जाइए और वहां पर काम करिए। मेरे लिए तो दिवाली हो गई। मम्मी ने सुना तो वो तो आश्चर्यचकित रह गई कि भगवान तू इतना हमारे पर मेहरबान हो सकता है। पहले तो मेरे बेटे को नौकरी दी, उसके बाद तूने उसका ट्रांसफर कर दिया जबलपुर। और उसके बाद मैं जब जबलपुर आया तो मैंने वहां से कार्य शुरू किया। तो एक मेरा मित्र है अभी भी, उसका नाम है रवि शर्मा, वो जबलपुर में है। वो मेरे टैलेंट को जानता था, मेरी पढ़ाई को जानता था। उसने देखा था कि मैंने बीएससी बहुत ही शौक से पास की थी और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ऐसा मैं मानता हूं। कोई भी नोट्स बनाने होते थे ना, तो मैं उन नोट्स पे रिसर्च करता था। मुझे याद है मैंने एक चैप्टर के लिए मॉरिसन बॉयड की बुक आती थी केमिस्ट्री की, उस बुक में जब मैं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गया और वहां से मैं नोट्स लेकर आया। इतना मेरे को शौक था पढ़ाई का। वो जानता था, उससे मुझे प्रेरणा दी कि तुम एमएससी करो। मैंने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे एमएससी कर सकता हूं, मैं तो परेशान हूं, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मैं नौकरी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो हम खाएंगे कहां से। पिताजी को एक सहारा हो गया था। मेरी तनख्वाह उस समय 175 रुपए थी, मगर ठीक है, जो है अच्छा है। मुझे वो क्षण याद आते हैं जब मेरी तनख्वाह आया करती थी। फादर बाहर थे और हमारी एमटी आती थी उस समय, मनी ट्रांसफर। विजया बैंक था, विजया बैंक में मनी ट्रांसफर आती थी। और 1 तारीख से मेरी मम्मी मेरे से बोलने लग जाती थी कि बेटा पता कर बैंक में मनी ट्रांसफर आया क्या।
एमटी आया क्या? 175 रुपये आते थे, 1982 की बात है। तो साहब मैं 1 तारीख से बैंक जाता था और बैंक की सीढ़ी चढ़ता था, तो सीढ़ी चढ़ने के बाद सामने डेस्क था, उसमें एक मद्रासी भाई साहब थे, वे बैठा करते थे और मुझे जानते थे। तो वो मुझे देखते थे और जानते थे कि मैं आ रहा हूं पूछने के लिए कि एमटी आई क्या। तो जब एमटी नहीं आती थी तो वो ऐसा दूर से ऐसे हाथ हिला देते थे कि नहीं आई। मैं 2-3 सीढ़ी चढ़ता था, उनसे आंखें मिलती थी, वो ऐसा करते थे और मैं वापस आ जाता था। फिर जिस दिन वो ऐसा करते थे आ गई, तो उस दिन समझ लीजिए कि हमारी दिवाली हुआ करती थी। एमटी का पैसा निकालता था, 175 रुपया एमटी आती थी, 170 रुपये, 5 रुपये कंपलसरी रखना पड़ता था उस समय, या 10 रुपया, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, 5-10 रुपये रखना पड़ता था बैंक में। 160-170 रुपये निकाले और दौड़ता हुआ मैं घर पे आता था कि मम्मी एमटी आ गई है, पैसे आ गए हैं। माँ मेरी कपड़े धो रही होती थी, तो वो कपड़े छोड़ देती थी, हाथ फटाफट धोती थी और कहती थी चलो बेटा अब बाजार चलते हैं, अपन पूरे महीने का राशन लेकर आएंगे। फटाफट झोले उठाते थे और वो 160-170 रुपये लेके बाजार जाते थे और ऐसे गर्व से घूमते थे, ऐसे गर्व से खरीदी करते थे, ऐसे गर्व से दालें खरीदते थे, सब्जियां खरीदते थे, गेहूं खरीदते थे, चावल खरीदते थे कि लगता था कि हम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हैं। और लदे फदे घर पे आया करते थे। पुरानी साइकिल थी, उस पुरानी साइकिल के डंडे में एक थैला रख लेते थे, एक बोरा रख लेते थे, बीच में जहां कैंची बनती थी, जहां पर चेन होती थी, चेन कवर के ऊपर गेहूं का बोरा रख लेते थे, पीछे सब लदा हुआ, सिर्फ मम्मी की बैठने की जगह होती थी और मैं साइकिल चलाता हुआ, हम दोनों माँ बेटा बड़ी खुशी से घर आया करते थे और ऐसा लगता था कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। वो आज वो खुशी 1 लाख रुपए खर्च करने पे, 2 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने पे भी नहीं मिलती है जो खुशी तब मिला करती थी। वो दिन थे, बरकत थी, माँ का प्रेम था, 160 रुपए के अंदर माँ की आत्मा थी कि मेरे बेटे का पैसा है, मेरा बेटा कमा के लाया है, और उसको ऐसे खर्च करती थी, इतने प्यार से बताती जाती थी। साईं दास तिलक राज नाम की एक दुकान थी, एक सिंधी भाई की, वो दालें देता था और बहुत अच्छी दुकान मानी जाती थी उसकी। साईं दास तिलक राज को पहले पूरा बताती थी कि मेरा बेटा जो है अब बड़ी कंपनी में हो गया है, उसकी तनख्वाह आई है, 160 रुपए, चलो बेटा फटाफट मेरे को ये दाल दो, वो दाल दो, ये करो वो करो। और वो बहुत मुस्कुराता था, अच्छी एज थी उनकी, मतलब मेरी मम्मी से भी बड़े होंगे, अच्छी एज थी, वो मुस्कुराता था और मुस्कुरा के हमें देखता था और बड़ा गर्व महसूस उसको होता था कि ये बेटा देखो अपनी माँ के साथ आया है और खरीदी कर रहा है। खाकी रंग के कागज के लिफाफे वो बनाता थे उस समय, वो उसमें वो दालें भर के देता था और हम लोग उसको बड़े हिफाजत से लेके आया करते थे कि कहीं कोई लिफाफा फट ना जाए, कोई दाल गिर ना जाए, कोई सपना टूट ना जाए। इसी तरह समय निकलता गया, मैंने एमएससी कर लिया। एमएससी की कहानी अलग है, मैं कितनों का धन्यवाद अदा करूं, मैं कितनों के एहसान मानूं, मैं कितनों को धन्यवाद दूं, कितनों के आगे हाथ जोड़ूं, कितनों के आगे सर झुकाऊं, कितनों के आगे पैर पड़ूं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर मुझे एमएससी करवाया और जब मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट आया, मेरिट में मेरा 3rd नंबर था, तो विडंबना ये थी कि मैं नौकरी करता था और पढ़ाई कर रहा था। ये कहानी अलग है। मेरिट का जो मेरे को पुरस्कार मिलना था उससे मैं चूक गया। कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मेरे पास जो सर्टिफिकेट है मेरिट वाला, वो मेरी धरोहर है। उसका कोई प्रत्यक्ष अभी यूज नहीं है, पर वो मेरा संबल है, मेरी मजबूती है। बस इसी तरह से एमएससी किया, आगे बढ़ते गए। मेरी माँ ने मुझे पल पल पर सपोर्ट किया। मैं नौकरी करता था, रात को 2 बजे मैं नरसिंहपुर से लौटता था। नरसिंहपुर पूरा दिन काम किया, रात की कॉल की, फिर वहाँ से रात को ट्रेन मिलती थी,
लौटते लौटते ट्रेनें लेट होती थी उस समय बहुत। कोई ट्रेन 3 घंटा लेट, कोई ट्रेन 4 घंटा लेट, कोई कुछ। रात को 12-12, 1-1 बजे लौटता था। मेरी माँ बिस्तर से उठकर मेरे लिए खाना बनाती थी। आज के टाइम से यदि हम कंपेयर करें तो लोग हंसेंगे। उस समय गैस नहीं होता था, बुरादे का चूल्हा होता था। हमारे पास तो वो मिट्टी के तेल वाला पंप वाला चूल्हा भी नहीं था, बुरादे का चूल्हा था। बुरादा होता था कि जो लकड़ी के टाल पे जब लकड़ी कटती थी तो जिसको बुरादा गिरता था वो बिकता था। 4 रुपए बोरी मिला करता था और वो बुरादा लेके आते थे, उससे सिगड़ी भरते थे और उसको सिगड़ी भरकर उसको जलाया करते थे और तब रोटी बनती थी। मेरी माँ शाम को सिगड़ी भर के रख दिया करती थी। वे चाहती थी कि मेरा बेटा आए तब मैं उसे गरम गरम रोटी बना के खिलाऊं। मैं रात को 1 बजे लौटता था। माँ उठती थी, वो सिगड़ी जलाती थी और सिगड़ी जलाना कोई आसान नहीं था, अपने आप में बहुत दुरूह कार्य था। वे सिगड़ी जलाती थी और मुझे रोटी बना के देती थी, रोटी परोसती थी और मैं रोटी खाता था। मित्रों, आज के समय पे यदि आप कंपेयर करेंगे ना तो वो समय बचा है, ना वो मौके बचे हैं। पर आज भी मां का दिल कहीं ना कहीं करता है कि मैं अपने बेटे को रात को रोटी बना के खिलाऊं। मगर सिस्टम ऐसे बन गए हैं, हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं। बाजार में दुनिया भर के होटल खुल गए हैं, आदमी की जबान चटोरी हो गई है, घर की दाल सब्जी खा के राजी नहीं है हम, और बाहर खाते हैं। एनीवे, वो एक अलग चैप्टर है। समय बीतता गया, मेरे विवाह की बारी आई, मेरा विवाह हुआ और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि मेरी पत्नी और मेरे माँ के बीच में वो वाला समीकरण कभी रहा ही नहीं सास बहू का। मैं दौरे करता था, 15-15, 20-20 दिन दौरे करता था। पीछे से मेरी पत्नी पूरा घर संभालती थी, मेरी माँ के साथ कदम से कदम मिला के चलती थी। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। बहुत लंबी कहानी है, 10-10, 15-15 वीडियो भी बनाऊं तो कम हो जाएगा, मगर शॉर्ट में ये बताता हूं कि मेरी मां ने कभी भी मुझे किसी भी काम करने के लिए टोका नहीं। मेरे कर्मों के कारण उनको गर्व होता था कि मेरा बेटा मेरा स्वर्ण पुत्र है। वो है ना अपना, मेरा बेटा स्वर्ण पुत्र है, सर्वन पुत्र है, हमेशा बोलती थी। और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। अंतिम दम तक वे स्वस्थ थी, कहीं भी उनको दिक्कत नहीं थी। छोटी मोटी दिक्कतें तो होती हैं, समय की पाबंद, खाने की पाबंद, विचारों की पवित्रता की पाबंद। किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। मान लीजिए पड़ोसी थे हमारे, थोड़े से जबलपुर में कुछ थोड़े से तेज थे, पर बड़ा प्रेम था। उनकी माता जी का स्वभाव थोड़ा तेज था। वे कभी कभी मम्मी को डांट दिया करती थी, पर मम्मी ने कभी भी उसका बुरा नहीं माना। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये पराई लेडी है, मुझे क्यों डांट रही हैं। उनको प्रेम से आंटी जी कहा करते थे। उनके बच्चों को हमारे घर में आना, हमारा उनके घर में जाना, बहुत अच्छा एक घर हुआ था। विचारों की पवित्रता यदि आपके मन में है, विचारों की पवित्रता यदि आपके दिल में है, तो आप खुद ब खुद स्वास्थ्य लाभ पाते रह सकते हैं। क्योंकि इंसान मस्तिष्क से ही, इंसान दिमाग से ही कमजोर होता है। यदि दिमाग में मैं दुनिया भर के कपट पाल लूंगा कि मुझे उससे ये बदला लेना है, मुझे उसको ये नुकसान पहुंचाना है, मुझे उसको ये नुकसान करना है, तो ये याद रखिएगा कि जिंदगी में आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मेरी मां स्वस्थ रही, बीपी उनको थोड़ा हो गया था, मगर उन्होंने अपने खान पान से अपने बीपी को कंट्रोल किया। उनको शुगर थी, डायबिटीज थी उनको, मगर उन्होंने अपने संयमित खान पान से डायबिटीज को रिवर्स कर लिया।
अंतिम समय में उनके पास उनके साथ एक भी बीमारी नहीं थी। मेरी बहन जुड़ी हुई है हरप्रीत। मैं अपने भाई बहनों के बारे में आपसे क्या बताऊं, ये सब मां के संस्कार हैं, पिता के संस्कार हैं। मैं इन चीजों को रेखांकित करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी जीवनी सुनाना नहीं चाहता। मैं ये सुनाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि यदि मां बाप चाहें तो वो अपने बच्चों के अंदर खुद त्याग करके संस्कार डाल सकते हैं। आज हम 5 भाई बहन हैं। पांचों भाई बहन के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वे आज के समय में दुर्लभ मानी जानी चाहिए। आज भी मेरे दोनों छोटे भाई मेरे सामने बैठते नहीं हैं। आज भी मेरी दोनों छोटी बहनें मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती है। मेरी छोटी बहनें जो दोनों हैं, मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2008 में। 2008 के बाद से 25 नवंबर 2024 तक डेली अपनी मां को शाम को या सुबह फोन किया करती थी। ऐसी कंसिस्टेंसी, कहीं भी रहें, वो भी कहीं घूमने जाती थी, वो भी अपने घर में परेशान होती होंगी, उनको भी सैकड़ों काम होंगे। मेरी बहन तो नौकरी करती थी, अभी रिटायर हुई है, हरप्रीत नौकरी करती थी। मगर मजाल है कि एक भी दिन फोन चूक जाए। जिस दिन फोन नहीं आता था उस दिन मां पूछती थी कि जरा फोन कर बेटा कि बहन का फोन क्यों नहीं आया। और एक और अद्भुत बात आपको बताता हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरी मां के जब प्राण निकले तो मेरी दोनों बहनें उनके आसपास खड़ी थीं। उनको बुलाया नहीं गया था और ना ऐसी कोई अलार्मिंग पोजीशन थी कि मां अब नहीं रहेंगी तो उनको बुला लें। मेरी छोटी बहन के मन में अचानक आया 25 नवंबर को, मतलब आज 26 नवंबर को 1 वर्ष है, एक दिन पहले उनके मन में आया 25 नवंबर को कि चलो मां को देख के आते हैं कैसी मां है। 25 नवंबर को वो आ गई और उसी समय मेरी जो दूसरी बहन है वो इंदौर में रहती है, वे भी आ गई। और मैंने कहा चलो मेरी दोनों बहनें आ गई हैं तो चलो आज मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं फटाफट भोपाल जाके काम करके आता हूं। तो मैं भोपाल निकल गया और पीछे से मेरी मां हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा में चली गई। कोई दुख नहीं है मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मैं वहां नहीं था। मेरी दोनों बहनें उनके दाएं बाएं थीं। मैं तो उनके साथ था ही, मैं तो उनके साथ कई दिनों से, कई वर्षों से था ही। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा धर्म है, मेरा धर्म था ये। और जिस वक्त मेरी मां की सांसें उखड़ने लग गईं तब मेरी बेटी ने, इशप्रीत ने, वो विलक्षण कार्य किया कि मैं अपने आप को यदि माफ कर सका हूं तो सिर्फ इसीलिए कर सका हूं कि मेरी मां को जो ट्रीटमेंट में आखिरी में नहीं दे सकता था वो मेरी बेटी ने दिया। मेरी बेटी और मेरी बहनों ने फटाफट एम्बुलेंस बुलाई, जो भी कर सकते थे किया। मां को लेके अस्पताल पहुंचे और वहां पर मां ने अंतिम सांस ली। शायद मैं होता तो दुनिया भर के तिकड़ों में लग जाता कि इस अस्पताल जाऊं कि उस अस्पताल जाऊं, इसको बुलाऊं कि उसको बुलाऊं, इस डॉक्टर को दिखाऊं कि उसको दिखाऊं। पर उस वक्त ना तो मेरी बेटी ने कुछ सोचा, ना मेरी बहनों ने कुछ सोचा। उन्होंने दौड़ते भागते हुए जो भी निर्णय लिया, जो भी सबसे निकटतम अस्पताल है वहां पर पहुंचे। मां तो चली गई, मगर हम सबके बीच में जो संस्कार छोड़ गई, जो अपनी यादें छोड़ गई, वे जिंदगी भर हमें याद रहेंगी। कैसे कैसे किस्से उनके, जिनको मैं यदि सुनाने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाए, न जाने कितने वीडियो बन जाए। मगर मैं 3-4 चीजों पे अंतिम में बात करके, अंतिम 3-4 चीजों को रेखांकित करके इस वीडियो को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं कि यदि हम चाहें तो अभावों में भी
खुशियां पा सकते हैं। यदि हम चाहें तो अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े स्कूल नहीं चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े ट्यूटर नहीं चाहिए, उसके लिए एक अच्छी पेरेंटिंग चाहिए, उसके लिए एक अच्छा विचार चाहिए, एक अच्छी सोच चाहिए। आज यदि मेरे पिताजी मुझे उस वक्त डंडे से मारते जिस वक्त मेरी मां उनसे शिकायत लगाया करती थी कि आपके बेटे ने आज बहनों को मारा, आपके बेटे ने आज किसी को गाली दी, आपके बेटे ने आज ये नुकसान किया, तो मेरे पिताजी के पास पूरे रीजन थे, पूरे कारण थे कि वो मुझे डंडों से मार सकते थे। उनका अधिकार था, क्योंकि मैं उदंड था। मैं चाहता था कि कुछ नियम कानून रखूं। इस चक्कर में मैं अपने भाई बहनों को कभी मारता भी था, कभी कभी अपशब्द भी बोल देता था। तो मेरे पिताजी के पास ये पूरा अधिकार था कि वो मुझे मारते। मगर मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह, मेरे पिताजी बाहर से आते थे, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वापस आए, घर पर आए, दोपहर को आए, मेरी मम्मी ने उनको खाना दिया और वो खाना खाते जा रहे हैं और मेरी मम्मी मेरी शिकायतें लगाती जा रही हैं। वो भी किससे शिकायत लगाएं? वो अपना धर्म निभा रही थी कि मैं अपने पति को सब बताऊं कि तुम्हारा बेटा उदंड हो रहा है, ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। भाई उस समय तो ये लगता था उस समय तो उनको यही लगता था कि हमारे पास वैसे भी पैसा नहीं है और ये बेटा सुनता नहीं है, तो ये क्या करेगा। तो वो अपना धर्म ये निभाती थी कि भाई मेरे पति को सब पता रहे कि मेरा बेटा ये हरकतें करता है। मेरे को याद है, मैं डर के मारे पलंग के नीचे छुप जाता था, मैं डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता था। मेरे पिताजी खाना खत्म करते थे, साइकिल उठाते थे और चले जाते थे। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, जोर से झड़का भी नहीं कि तू कहां है, जरा बाहर आ, जरा देखता हूं तेरे को मैं। कभी नहीं, उन्होंने मेरे को कभी झड़का भी नहीं। इस चीज का मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ा। इस घटना का मेरे दिमाग पर इतना असर पड़ा कि मैं स्वतः सही होना शुरू हो गया। और जिस दिन आपके अंदर से जागरण मिलता है, जिस दिन आपकी आत्मा आपको जगाती है, उस दिन के बाद आप कभी सोते नहीं हैं फिर। तो तीसरी बात यह थी कि हम चाहें तो अच्छी पेरेंटिंग करके अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। और चौथी चीज जो मैं बोलना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथ से बिगाड़ते हैं। यदि हमारे माँ बाप ने इस तरह से अपने आप को नहीं बनाया होता तो शायद उनके बुढ़ापे में हम उनका उतना साथ नहीं देते जितना आज देते थे। मगर उन्होंने अपने आप को हमारे बीच में रचा बसा लिया, हमको उन्होंने एडजस्ट किया, हमको उन्होंने सहा, टॉलरेट किया, पर हमको हमारी गति से बढ़ने दिया, हमको खुद परिपक्व होने दिया। उन्होंने कभी भी हम पे जोर आजमाइश नहीं की और हमें आगे बढ़ने दिया। हम पे उन्होंने अधिकार जताए, हम पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, हमको उन्होंने महत्व दिया, हमको उन्होंने जिम्मेदारियां दी और जिम्मेदारी देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाया। आज हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। मित्रों, मां की कमी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मगर मैं प्रैक्टिकल चलने वाला व्यक्ति हूं। मां तो चली गई, जो करना था वो मैंने किया, मेरा धर्म मेरे आगे है। मैंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसका दंड, उसका फल, उसकी दुआ मुझे मिलेगी। मुझे किसी को बताना नहीं है ढिंढोरा पीट के कि मैंने अपनी मां के लिए ये किया या मैं अपनी मां के लिए ये नहीं कर पाया। जो करा था, जो कर सकता था, जो मेरे लिमिट्स थी, जो मेरे रिसोर्सेस थे, जो मेरे मीन्स थे, वो सब मैंने किया, वो मैंने सब किया। इसकी दुआ मुझे मिलेगी और यदि गलत किया तो उसका दंड मिलेगा। मगर मैं सिर्फ आज ये चाहता हूं कि मैं अपनी मां के दिखाए हुए रास्ते पर चलूं, मैं उन्हें याद रखूं,
अपने हर कर्तव्य में, अपने हर वॉक ऑफ लाइफ में मैं उनको सामने रखूं। यदि माँ मेरी समय पसंद थी, समय की पाबंद थी, तो मैं समय का पाबंद रहूं। यदि माँ मेरी ईमानदार थी, मैं ईमानदार रहूं। यदि माँ दूसरों का, बड़ों का सम्मान करती थी, मैं बड़ों का सम्मान करूं। यदि माँ मेरी अपना पेट काट कर हमें खिलाती थी, तो आज हम भी अपनी जरूरतों में कमी करके, घर पे तो किसी को कुछ चाहिए नहीं है अब, मगर भविष्य में जो समाज है, ऐसे कई लोग हैं जो कुछ कुछ चीजों के लिए मोहताज हैं, कुछ कुछ चीजों के लिए आज भी तरस रहे हैं, मैं उनको वो दूं। यदि मैं अपनी माँ और अपने पिता के पद चिन्हों पे चल पाऊं, तो मित्रों, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और इसी तरह से आपका जीवन भी सफल होगा। अपने माता पिता को कभी भी परेशान मत करें। उनकी जरूरतों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। यदि वो आपसे पूछते हैं कि बेटा तू कब आएगा वापस, तो झिड़के नहीं, गुस्सा मत हो, ये आ जाऊंगा, जल्दी क्या है तुमको, जब देखो तब मैं कब आऊंगा। नहीं, दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जो आपके सच्चे हितैषी हैं। दो ही लोग जो आपके सच्चे हितैषी हैं, वो हैं आपके माता और पिता। इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। माता और पिता जो आपके लिए सपने में भी आपकी अच्छाई चाहते हैं, जो सपने में भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में सदा आगे बढ़ते रहें। यदि वो आपसे पूछते हैं कि बेटा घर कितने बजे आओगे, तो बता के जाएं कि मम्मी मैं इतने बजे आ जाऊंगा। यदि वो कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ बेटा, सीट बेल्ट लगा लेना बेटा, तो उनको मत झड़कना, हाँ मम्मी मैं लगा लूंगा। यदि वो कहते हैं बेटा तू बाहर गया है कुछ खा लेना, जी मम्मी मैं खा लूंगा। मत बोलना कि मैं मम्मी नहीं खा पाया, आज मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे बॉस ने मेरे को छुट्टी नहीं दी, मैं परेशान हो गया, कहां से खाता। मां का दिल रोएगा, कभी मत करना। इन कुछ बातों के साथ मैं चाहूंगा कि मैं पुनः इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं, जिसमें मैं अपनी माता पिता के उन गुणों की बात करूं जिन्होंने इस दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे माता पिता के बीच में मैंने अपने जीवन में 63 साल जब मैं उनके साथ रहा, उनके बीच में कभी भी मैंने मन मुटाव नहीं देखा कि मेरे पिता बिना खाए चले गए मेरी मां से नाराज होके, या मेरी मां मेरे पिता से नाराज होके खाना नहीं बनाया या उनको खाना नहीं दिया। कभी नहीं, नेवर एवर, नेवर एवर। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। आप सब लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, जितने हैं सब अच्छे हैं। रघुवीर सिंह माखीजा ताया जी के चरणों पर मैं पहले ही सर झुका चुका हूं। मेरे दोस्त राकेश सिंह, मेरी बहन हरप्रीत, मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब मेरी जिंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं और मैं आपके भरोसे चला जा रहा हूं और चलता रहूंगा, अच्छे काम करता रहूंगा, क्योंकि इसलिए ये एहसान मेरे ऊपर नहीं रहेगा। मैं अपने माँ बाप का नाम सदा ऊंचा रखना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप का परचम सदा ऊंचा फहरा के रखना चाहता हूं। अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनेगा उसमें कुछ और बात करूंगा। आशा है आप लोग उसमें भी जुड़ेंगे। आपका इतना समय लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज बहुत दुखी हूं, इसलिए नहीं कि मेरी माँ नहीं है मेरे साथ, इसलिए नहीं, इसलिए कि शायद कुछ दिन और रहती तो कुछ और सपने थे वो पूरे कर लेते। कोई बात नहीं, जहां रहें अच्छी रहें। इन्हीं कुछ बातों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।